हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे उसके आगे चलेंगे और यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग बहुत सारे टर्म्स का मतलब समझे थे जो कि बहुत ज़रूरी था इनकम टैक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिलेबस का। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जो भी इस चैनल में वीडियोस को देख रहा है वो हमेशा प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, ताकि तुमको सीरियली सभी वीडियो मिले। अगर वीडियो लिस्ट में स्क्रॉल करते हुए चेक करोगे तो शायद हो सकता है कुछ वीडियो मिसिंग मिले और कुछ वीडियो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एवरीडे वीडियो अपलोड हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए। तो हमेशा याद रखना, हमारे चैनल में जब भी वीडियो सर्च करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट का टैब होता है वहां क्लिक करना है, उसके अंदर तुमको सब्जेक्ट वाइज पूरा सीरियली वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा यूजफुल चीज होता है, जैसे कि पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ऑल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि हमको पता चले कि वीडियो सच में पसंद आ रहा है, जिससे कि हम आगे आगे और बहुत सारे इसी तरीके से फ्री वीडियोस तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याद रखना, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिंदगी में तुमको हमेशा काम आने वाला है। कॉमर्स के बच्चे को टैक्स सब्जेक्ट हमेशा जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि आज हो सकता है तुमको लगे कि एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए तो तुम नोट से पढ़ लिए, नोट डाउनलोड कर लिए, नोट से पढ़ लिए, वीडियो करे नहीं, क्लासेस किए नहीं और सिर्फ नोट से पढ़ के चले गए। लेकिन फ्यूचर में इनकम टैक्स नाम का जो चीज है ना, वो जीवन भर काम आएगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम लोग पैसे कमाने वाले हो और बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, और इतना सारा पैसे कमाओगे तो इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। इनडायरेक्ट के टैक्स के केस में जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा अगर तुम कोई बिजनेस करोगे तो इसीलिए ये दो सब्जेक्ट को हमेशा से अच्छी तरीके से पढ़ना, ताकि कोई भी तुमको बेवकूफ ना बना सके, सही तरीके से अपना टैक्स लायबिलिटी को मैनेज कर सको, सही तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सको। एग्जाम में मार्क्स आए ना आए, कम आए ज्यादा आए, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जीवन में जो काम आएगा, टैक्स नाम का सब्जेक्ट जो है वो जीवन में हमेशा काम आएगा। इसीलिए डिटेल में हमेशा से टैक्स सब्जेक्ट का 1 मिनट भी स्किप मत करना, पूरा सीरियली लाइन बाय लाइन क्लासेस को करना है। ठीक है, चलो मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स में इसका क्या जरूरत है, पहले वो समझते हैं। मान लो मैं यूएसए चला गया, बहुत सारे पैसे कमा लिया मैं, यूएसए चलो छोड़ो, दुबई चला गया, और दुबई में मैं बुर्ज खलीफा के बगल में घर खरीद लिया, वहां पे एक बिजनेस दुकान खोल लिया, वहां पे पैसे कमा रहा हूं और वहां से बिजनेस कर रहा हूं। रहता मैं इंडिया में हूं, मैं कुछ दिनों के लिए बुर्ज खलीफा के बगल में जो घर लिया हूं वहां चला जाता हूं और उसके बाद रिटर्न आ जाता हूं, और मेरे स्टाफ लोग वहां पे बैठते हैं और मेरा बिजनेस को मैनेज करते हैं। या फिर हम बात करें अमेजॉन का, अमेजॉन कंपनी बाहर की है जो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है और बाकी बहुत सारे कंट्री में बिजनेस कर रही है और ढेरों प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब ये लोग टैक्स किसको देंगे? इंडिया की सरकार को देंगे, यूएस की सरकार को देंगे, या किसी और कंट्री के सरकार को देंगे? तो इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि टैक्स उसी पर्सन के ऊपर उसी हिसाब से लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसके ऊपर टैक्स इंडिया में लगेगा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसके कुछ इनकम पे टैक्स इंडिया पे लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर उसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस नामक सब्जेक्ट पढ़ना, टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे हमको पता चलता है हमको कौन से कंट्री में टैक्स देना है। ठीक है, हो सकता है कभी कभार हम फॉरेन कंट्रीज से पैसे कमाएं, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज करती है, और बहुत सारे लोग, मान लो तुम पढ़ लिख के बहुत कुछ अच्छा जॉब में चले गए और तुमको यूएस ने बुला लिया जॉब करने के लिए, यूएस में तुम जॉब कर रहे हो, वहां पे तुम सैलरी मिल रहा है और उस पैसे को तुम मम्मी पापा के लिए घर में खर्चे चलाने के लिए भेज रहे हो, तो टैक्स किसको दिया जाए? यूएस की सरकार को दिया जाए या इंडिया की सरकार को दिया जाए? तो ये सभी चीजों को समझने के लिए हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस नामक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने के लिए नाम में रेसिडेंशियल है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जहां रहते हो या तुम जहां जन्म हुए हो या तुम जिस कंट्री के सिटीजन हो उस कंट्री में तुम टैक्स दे दो। हर
केस में रूल्स अलग अलग हैं। अगर रेसिडेंट हो तो रूल्स अलग हैं, नॉन रेसिडेंट हो तो रूल्स अलग हैं। रेसिडेंट के अंदर कैटेगरीज होते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उनके लिए रूल्स अलग हैं। पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जितना हमारे सिलेबस में है और पूरा हमारे सिलेबस के अंदर में है, बीकॉम के सिलेबस के अंदर में है। हम लोग ओडिशा का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ओडिशा और बाहर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया में सेम है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर इनकम टैक्स नामक सब्जेक्ट है तो डायरेक्टली तुम इस वीडियो से क्लासेस कर सकते हो बिना कोर्स को कंपेयर किए, बिकॉज जो सीरियल सीक्वेंस में दिया हुआ है हर तरफ इनकम टैक्स उसी सीक्वेंस में दिया जाता है, उसी सीक्वेंस में होता है, चाहे वो सीए का एग्जाम क्यों ना हो या चाहे वो कहीं और का एग्जाम क्यों ना हो। हर एक एग्जाम में इनकम टैक्स नामक सब्जेक्ट और जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जो आने वाले सेमेस्टर्स में तुम्हारा आने वाला है, वो पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज सीरियली सेम होगा। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब रेसिडेंशियल स्टेटस, पहले कुछ क्लैरिफिकेशन है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। क्लैरिफिकेशन देखो क्या दिया हुआ है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज अ टर्म कॉइन्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। इनकम टैक्स एक्ट से हमको रेसिडेंशियल स्टेटस नामक वर्ड जो है वो पता चलता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ, हमको कोई मतलब नहीं है उस इंसान का नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन इंडिया का नेशनैलिटी उसका है या नहीं है, इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन, फैमिली कहाँ से आया है, पर जो दादा परदादा होते हैं वो लोग कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, बाहर के हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता एक इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस को पहचानने के लिए। एन इंडियन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अ नॉन रेसिडेंट, हो सकता है एक आदमी जो इंडिया का सिटीजन है वो नॉन रेसिडेंट बन जाए इनकम टैक्स के लिए, और हो सकता है एक अमेरिकन कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस, जो अमेरिका का आदमी है वो भी हमारे इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है फॉर इनकम टैक्स पर्पस, ठीक है। उसके बाद अब रेसिडेंशियल स्टेटस पता कैसे चलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन टेरिटोरियल कनेक्शन ऑफ अ पर्सन विद द कंट्री। उस इंसान का हमारे कंट्री के साथ कैसा संपर्क है, मतलब हमारे कंट्री के साथ उसका रिलेशन कैसा है, संपर्क कैसा है। अब वो संपर्क किसको बोले, संपर्क क्या फोन में बात करना संपर्क नहीं, संपर्क देखो किसको बोलते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज, वो कितने दिनों तक इंडिया में था। अगर उसका संपर्क अच्छा होगा तो वो इंडिया में ज्यादा दिनों तक होगा, अगर संपर्क खराब होगा तो इंडिया में कम दिनों के लिए रहेगा। इसीलिए उसका संपर्क हम कैसे पता लगाते हैं अच्छा है या खराब है, वो कितने दिन इंडिया में था, फिजिकली वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट था, उससे हम पता लगाते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब उसके अंदर रूल्स है, क्या रूल्स है देखते हैं। ही हैज फिजिकली स्टेड इन इंडिया, देखो रूल्स में बाद में आते हैं, पहले और एक दो क्लैरिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस कब कौन से ईयर का देखें, हम हमेशा रेसिडेंशियल स्टेटस ना ईयर वाइज देखते हैं। हो सकता है इस ईयर में मैं रेसिडेंट हूं, नेक्स्ट ईयर में मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में मैं रेसिडेंट बन जाऊं, इस ईयर में नॉन रेसिडेंट हूं, पिछले ईयर फिर से रेसिडेंट था, उसके पिछले ईयर फिर नॉन रेसिडेंट था। तो ऐसा ईयर वाइज हम लोग चेक करते हैं कि वो इंसान रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब ईयर वाइज में भी प्रॉब्लम ये खड़ा होता है, अब असेसमेंट ईयर चेक करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर चेक करेंगे। जिसको भी असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का मतलब नहीं पता है, वो यूनिट 1 जो पार्ट ए है उसका वीडियो को करेगा, जिसमें पूरा डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो वीडियो नंबर 2, 3 में जाएगा प्लेलिस्ट में, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में जाना है, वहां पे दोनों जगह में तुमको मिलेगा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 के भी आखिरी में है, लेक्चर नंबर 2 के स्टार्टिंग में भी है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। अब तो हम कौन से ईयर का चेक करें रेसिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर का चेक करें, असेसमेंट ईयर का चेक करें। हमको हमेशा प्रीवियस ईयर का चेक करना होता है, हमको असेसमेंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस ईयर के इनकम पे हम टैक्स दे रहे हैं उस ईयर का हमको देखना है कि हम लोग रेसिडेंट हैं या नहीं है। बात समझ में आई? देखो, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इज डिटरमिन डिफरेंटली। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन का क्या मतलब है, कितने टाइप ऑफ पर्सन हम लोग पढ़े थे, हम लोग 8 टाइप ऑफ पर्सन पढ़े थे।
यूनिट 1 का ए पार्ट में पर्सन के डेफिनेशन के अंदर हम लोग 8 प्रकार का पर्सन पढ़े थे। इंडिविजुअल था, फर्म था, कंपनी था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, लोकल अथॉरिटी था, और एक शायद मैं कोई सा भूल गया। टोटल 8 प्रकार का हम लोग डेफिनेशन वहां पे एचयूएफ था, सॉरी 8 प्रकार का पूरा ये डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे पर्सन के डेफिनेशन के अंदर। तो यहां पे क्या बोलता है, हर आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है। मतलब एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस हमको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल का निकालने का रूल्स अलग है, कंपनी का निकालने का रूल्स अलग है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सभी का निकालने का तरीका अलग है। तो जितने भी प्रकार के पर्सन होते हैं सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना अलग अलग तरीके से हमको पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज टू बी डिटरमिन ईच ईयर। हर साल हमको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दिए तो जीवन भर वो आदमी रेसिडेंट रहेगा, ऐसा नहीं होता। रेसिडेंशियल स्टेटस हमको हर साल निकालना पड़ेगा। हर बार हर एक एसएससी के केस में जब भी हम लोग टेक्स्ट कंप्यूटेशन करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो इंसान रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था, रेसिडेंट भी था तो ऑर्डिनरी था या नॉन ऑर्डिनरी था, हम ये सभी चीजों को चेक करेंगे। उसके बाद हम उसका इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हर साल एक बार चेक करना है कि हम रेसिडेंट हैं या नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिए तो 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा, ऐसा नहीं है। हर साल हमको चेक करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू प्रीवियस ईयर। अब कौन से ईयर का करें, हर साल करना है तो हर साल असेसमेंट ईयर का करें या प्रीवियस ईयर का करें। हर साल हम लोग प्रीवियस ईयर का करेंगे चेक। हमेशा हम लोग चेक कब का करेंगे, प्रीवियस ईयर का करेंगे। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या मतलब, इसका मतलब है हर साल हो सकता है बार बार उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो। मतलब 2019 में 18-19 में वो रेसिडेंट था, 1920 में वो नॉन रेसिडेंट बन गया, फिर 2021 में फिर से रेसिडेंट बन गया, 21-22 में हो सकता है वो फिर से नॉन रेसिडेंट बन जाए। तो हो सकता है हर साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। What is essential is the status during the previous year and not in the assessment year, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस का। क्यों हमको निकालना है, कौन से ईयर का निकालना है, कब निकालना है, और क्या क्या कौन से पर्सन का निकालना है। 8 प्रकार के पर्सन का अलग अलग निकलेगा। उसके साथ में क्या क्यों निकाला जाता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बात आता है कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे केस में हम लोग सभी का अलग अलग पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम किसका पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के केस में। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट को देखना, पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में हम लोग पढ़ने के बाद यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, समरी बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये जो डायग्राम है इस पे हम लोग समरी बनाने वाले। अब बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये नोट्स का डाउनलोडेड कॉपी, प्रिंट कॉपी है, बहुत के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो क्या कर सकता है, वो प्रिंट निकाल सकता है। और इनकेस प्रिंट निकालने का सुविधा नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक काम कर सकता है, वीडियो को बार बार देख सकता है जिससे कि उसको याद हो जाए, या वीडियो में ही पढ़ सकता है, नोट्स को लिखने भी नहीं पड़ेगा। और इनकेस लिखना चाहे तो वो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि खुद का लिखा हुआ नोट्स बहुत बेहतर होता है किसी भी टीचर के नोट्स के कंपैरिजन में। खुद जब नोट्स लिखा जाए तब वो बहुत बेहतरीन होता है। खुद के हैंडराइटिंग में जब हम नोट्स लिखते हैं तो वो हमको याद भी होता है और हम लोग उससे अच्छे तरीके से पढ़ भी पाते हैं। तो बेटर, सबसे बेस्ट तरीका क्या है नोट्स का, डाउनलोड हम दे तो दे रहे हैं ऑप्शन डाउनलोड का, लेकिन वो ऑप्शन को यूज करना सही नहीं है। बेटर क्या तरीका है, जब वीडियो से क्लास किया जा रहा है उस बीच में एक कॉपी बना लो, चाहे कोई भी रफ कॉपी बना लो या कोई भी कॉपी बना लो। अच्छा कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कॉपी बना लो जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, जो जो पॉइंट को मार्किंग किया जा रहा है वो पॉइंट को हम लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा, वीडियो अगर हो सकता है मैं कभी अगर स्पीड चला गया तुम लिख नहीं पाए
तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, क्योंकि वीडियो है, कभी भी पॉज हो जाएगा, कभी भी प्ले हो जाएगा। तो उसको पॉज करके लिख सकते हो, या फिर पॉज करके नहीं लिखना है तो तुम डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या बार बार वीडियो को देख के भी कर सकते हो। ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है खुद के हैंडराइटिंग में नोट्स लिखना, जो कि बहुत अच्छा होता है। प्रिंटेड कॉपी से ज्यादा अच्छा होता है खुद के हैंडराइटिंग में नोट्स लिखना, ठीक है। चलो अब इंडिविजुअल के केस में क्या होता है देखना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इस डायग्राम से, ठीक है। देखना, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सेक्शन 6 के अंदर में दिया गया है, क्यों हम सेक्शन 6 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये टेबल को समझ लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, अब एक इंसान हो सकता है वो रेसिडेंट हो सकता है वो नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का मतलब वो इंसान इंडिया में रहा है, ठीक है। अब वो रहने का रूल क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है। और एक नॉन रेसिडेंट कौन होगा, उसका रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो एक इंसान या तो रेसिडेंट है या तो नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, वो इंसान नॉन रेसिडेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे हमारा बात कंप्लीट हो गया। अब पता कैसे चलेगा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इसका रूल्स आने वाला है, देखो नीचे में है, पूरा रूल्स है दिया है, हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, डिटेल में पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिसके बाद हम लोग आगे अगर पढ़ेंगे तो हमको आसानी होगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट अगर है तो बात खत्म, यहीं पे बात खत्म, ओवर, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट खत्म बात। अगर रेसिडेंट है तो हमको यहां पे बात खत्म नहीं होता, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे चेक करना पड़ेगा, और चेक करो उसको। अगर वो रेसिडेंट है तो उसको फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मतलब अगर वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, हमको कुछ भी चेक नहीं करना है कि नॉन ऑर्डिनरी है कि ऑर्डिनरी है, ऐसा कुछ चेक नहीं करना है। नॉन रेसिडेंट मतलब चलो खुला छूट जाओ, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम जा सकते हो आगे। अगर नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अगर रेसिडेंट है तो हमको 2 बार चेकिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो टोटल क्या करना है, पहला चेक करो, फर्स्ट टाइम चेक करो यहां पे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो बात खत्म, कुछ नहीं करना है आगे, हो गया नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर, उसका सब इनकम एग्जेम्प्ट, जाओ खुला छूट, आगे बढ़ो, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना, चलो आगे। लेकिन अगर रेसिडेंट है तो फिर से एक बार चेक करेंगे, 2 नंबर बार, फिर से एक बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। बात समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल के केस में हमको 2 बार चेकिंग करना है। क्या क्या 2 बार चेकिंग करना है, एक बार रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, और दूसरी बार अगर रेसिडेंट निकला तो फिर हमको एक और बार चेक करना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दूसरी बार क्या चेक करना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर है बात, 2 बार चेक करेंगे। सबसे पहली बार चेकिंग का कंडीशन क्या है, देखो एक इंसान के रेसिडेंट होने का या नहीं होने का, मतलब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम पता लगाएंगे कि इंसान रेसिडेंट है या नहीं है, रेसिडेंट है या नहीं है, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, रेसिडेंट है या नहीं है। पता कैसे चलेगा रेसिडेंट है या नहीं है, देखो 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 2 कंडीशन दिया गया है रेसिडेंट होने का, दोनों में से अगर तुम कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए तो इसका मतलब तुम कौन हो, रेसिडेंट हो। अब क्या क्या कंडीशन है देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 subsection 1 to determine the residential status of an individual. Section 6 subsection 1 provides 2 tests. An individual who fulfills any one, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, any one, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिए
तो भी तुम कौन बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनी वन, एग्जाम में यहीं पे मिस्टेक होता है, ये एनी वन को लोग समझते नहीं है, हल्के में ले लेते हैं एनी वन को और बोलते हैं दो कंडीशन है, एग्जाम में आ जाता है दोनों में से एक कंडीशन, देखते हैं अरे दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया, ये तो नॉन रेसिडेंट है। ऐसा नहीं है, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो तो काम हो जाएगा, अगर दोनों करते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा कुछ अवार्ड नहीं मिलेगा, अभी भी तुम रेसिडेंट ही हो। अगर दोनों करते हो तो भी रेसिडेंट हो, एक करते हो तो भी रेसिडेंट हो। देखो अगर रेसिडेंट हो, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे तो तुम रेसिडेंट बन जाओगे। क्या है दो कंडीशन में से, देखना। फर्स्ट कंडीशन, इफ ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में था कितने दिनों के लिए, फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग टू 182 डेज और मोर, 182 दिन मतलब 182 डेज या फिर उससे ज्यादा दिन तक अगर तुम इंडिया के अंदर थे तो तुम क्या बन जाओगे, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए मतलब तुम क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। मतलब साल में अगर 182 दिन मतलब 182 डेज और मोर या उससे ज्यादा दिनों के लिए तुम इंडिया में हो, मतलब तुम कौन हो, तुम रेसिडेंट हो। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, अगर ये नहीं सेटिस्फाई कर पाए तो एक और कंडीशन है, उसको कर दो सेटिस्फाई। क्या है और एक कंडीशन, इफ ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू 365 डेज, 365 दिन तक वो इंडिया में था या फिर उससे ज्यादा, ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 4 ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले 4 सालों में, एक साल में नहीं थे 182 डेज, लेकिन कुछ काम पड़ गया, ज्यादा दिनों के लिए बाहर चले गए, मान लो कुछ हॉस्पिटल का काम था जिससे कि तुम 200 डेज तक बाहर थे या 250 डेज तक बाहर थे, 6-8 महीने तक बाहर थे, तो दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो भी तुम कौन माने जाओगे, रेसिडेंट माने जाओगे। क्या है दूसरा कंडीशन, पिछले 4 सालों में तुम मिनिमम 365 डेज और मोर इंडिया के अंदर थे। मतलब एक साल का कंडीशन नहीं, एक साल क्या होता है, अक्सर बहुत लोगों का कुछ अर्जेंट काम पड़ जाता है तो वो साल भर बाहर चले जाते हैं, जिससे कि वो नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब मान लो किसी का काम पड़ गया, 7-8 महीने के लिए बाहर चला गया तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, जिससे कि उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उस चीज को रोकने के लिए वो क्या किया गवर्नमेंट, कि वो ये बोला कि अगर तुम पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किए, दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे, अगर दूसरा सेटिस्फाई कर दिया तो तुम रेसिडेंट बन जाओगे, तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है दूसरा कंडीशन, पिछले 4 सालों में अगर 365 दिन इंडिया में थे, या एंड, इसके साथ देखो यहां पे एंड है, जहां पे एंड होता है मतलब ये और ये दोनों सेटिस्फाई करना है। मतलब टोटल 3 कंडीशन है, ध्यान देना, टोटल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ठीक है 182 डेज वाला, ये सेटिस्फाई हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन के अंदर 2 चीजें, एक तो है 365 डेज और मोर तुम इंडिया में थे पिछले 4 सालों में, एंड मतलब साथ ही साथ में तुम इंडिया में मिनिमम 60 डेज थे लास्ट ईयर में। मतलब ये 182 डेज को कम करके कितना कर दिया, 60 डेज कर दिया, और साथ में एक और कंडीशन लगा दिया कि पिछले 4 सालों में तुम 365 डेज इंडिया में थे। मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर दिए तो तुम क्या बन गए, इंडिया के बन गए। बात समझ में आई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, बहुत अच्छी बात, रेसिडेंट बन गए, टैक्स दे दो इंडिया में, रेसिडेंट बन गए, टैक्स दे दो इंडिया में। अगर ये नहीं कर पाए तो दूसरा कंडीशन को चेक करेंगे। क्या है दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है, दूसरा कंडीशन के अंदर 2 कंडीशन है। क्या क्या है, बीच में एंड लगा है, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और मतलब कोई एक करना पड़ेगा। एंड और का डिफरेंस होता है, एंड अगर है तो दोनों, और है मतलब कोई एक, यहां पे एंड लगा हुआ है। एंड लगने का मतलब है पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। मतलब इसका पहला कंडीशन 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में थे तुम, तो इसके सेकंड कंडीशन का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व। उसके बाद एक और चीज चेक करेंगे कि लास्ट ईयर तुम मिनिमम 60 डेज थे, अगर 60 डेज थे तो तुम बन गए क्या, रेसिडेंट। क्लियर है बात।
एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आते हैं डायग्राम के अंदर। डायग्राम में हमको क्या चेक करना था, रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट के अंदर कितने कंडीशंस, 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन था 182 डेज वाला इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज इंडिया में थे तो तुम बन जाओगे रेसिडेंट। दूसरा कंडीशन इसके अंदर था 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में 365 दिन मिनिमम तुम इंडिया में थे, साथ ही साथ में एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहना है, मतलब अगर 182 डेज किसी रीजन से नहीं रह पाए तो मिनिमम तुमको कितना दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, 60 दिन रहना पड़ेगा। अगर 60 दिन थे तो साथ में सिर्फ 60 दिन रहने से काम नहीं चलेगा, साथ में एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है एक कंडीशन, कि 365 डेज और मोर इन प्रीवियस 4 ईयर। पिछले 4 सालों का देखा जाएगा तो मिनिमम 4 सालों में से 365 डेज इंडिया में थे या नहीं थे। अगर थे, दोनों कंडीशन, नीचे का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब तुम क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। क्लियर है बात, टॉपिक क्लियर है, रेसिडेंट का टॉपिक क्लियर है। हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तब काम बनेगा, तब समझ में आएगा और डिटेल में। ठीक है, चलो आज के लिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी कौन होता है, नॉन ऑर्डिनरी कौन होता है और नॉन रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है, आज के लिए एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग रेसिडेंट वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है, सबका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और नॉन रेसिडेंट कौन होता है उसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ध्यान रखना, जितना हो सके शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, डाउट्स वगैरह जो भी है कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। ठीक है, चलो बाय बाय।